साइंस और टेक की इस जर्नी में मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, तो जहां पर मैंने आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी एटम की, वो उन्हीं के ऊपर बेस्ड थी। इसके बाद मैंने आपको बताया था थॉमसन एटॉमिक मॉडल, प्लम पुडिंग ब्रिटिश डिश जो थी। उसके बाद मैंने बताया था आपको रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो ने किया था। इसके बाद इसमें नंबर आता है बोर्स का। बोर ने अपना भी एक एटॉमिक मॉडल दिया। बोर ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया। ये थे डेनमार्क के, ये पेशे से थे फिजिसिस्ट, भौतिक शास्त्री। तो इन्होंने अपने मॉडल में फिजिक्स का और मैथ का अच्छा खासा यूज किया था। तो आइए आज बात करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल कि बोर का एटॉमिक मॉडल था क्या ये। तो स्वागत करता हूं मैं अंकित सिंह साइंस और टेक के इस यूट्यूब ऑफिशियल चैनल वर्निक्स पे। आइए बात करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये बोर का एटॉमिक मॉडल दरअसल था क्या, आज बात करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल की। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, बोर इनका पूरा नाम था नील्स बोर। इनका पूरा नाम था, डेनमार्क के थे ये। तो मैंने हेडिंग लिखी नील्स बोर एटॉमिक मॉडल 1913। अब इनके इस मॉडल को मैं आपको बताऊं उसके पहले मैं आपको जो इनका पूरे डॉक्ट्राइन है या इनके जो पूरे पॉइंट है मैंने यहीं पे बता दिए हैं। यदि आप यहां पे गौर से समझ पा रहे हो तो आप इसको देख के डरे ना, आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या है ये कहीं ट्रिपल ये नीट वाला तो स्टार्ट नहीं हो गया, तो आप उससे बिल्कुल ना डरें। सारी बातें आपको समझ में आएंगी क्योंकि पूरा किया इनका ही था। ये थे फिजिसिस्ट, तो फिजिक्स इसमें ऐड कर दी, थोड़ा मैथ भी इसमें ऐड कर दिया था। तो मैं एक करके आपको समझाता हूं, आपको सारे पॉइंट समझ में आएंगे। अब जरा यहां पे आप ध्यान दें, नील्स बोर को मैं यहीं पे पूरा खत्म कर दूंगा, फिर एक एक पॉइंट को मैं आपको लिंक करके आपको यहां से समझा दूंगा। तो आप देखें, ये था बोर का एटॉमिक मॉडल। अब इसमें क्या था, एक एक पॉइंट आप देखें, पढ़ने की बिल्कुल कोशिश यहां पे ना करें। ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये किसने बताया था, मैं पुराने लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं, रदरफोर्ड ने बताया था भाई, इसकी खोज की थी। ये आप देखें न्यूक्लियस। अब इनने क्या बताया, तो अब आप यहां पे देखें इनका फर्स्ट पॉइंट क्या था। इन्हें ये बोला कि जो न्यूक्लियस जो होता है इसके चारों ओर सराउंडिंग में आप देखो कुछ आपको रिंग्स दिखाई दे रहे होंगे, कुछ छल्ले दिखाई दे रहे होंगे। इन छल्लों को इन्हें नाम दे दिया ऑर्बिट्स, हिंदी बोलते हैं कक्षा। पहला पॉइंट इनका यही हो गया। क्या बोला इन्हें कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो कुछ रिंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन रिंग्स को बोला उसने ऑर्बिट्स। एक पॉइंट उसने इसमें और जोड़ दिया, क्या, ये जो आपको रिंग्स दिखाई दे रहे हैं इन रिंग्स को उसने नंबर दे दिया। नंबर कैसा, फर्स्ट रिंग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो नंबर को उसने नेम दे दिया। नेम क्या दे दिया, KLMN। इनका अगला पॉइंट क्या, ये जो आपको रिंग्स दिखाई दे रहे हैं जिसको नील्स बोर ने ऑर्बिट बोला, तो इसने इन ऑर्बिट्स के नेम दे दिए। नेम क्या दे दिए, KLMN। ये नील्स बोर ने ही इनको नाम दे दिए। पहला ऑर्बिट K, सेकंड L, थर्ड M और फोर्थ N। तो ये नेम जो दिए हैं ये नील्स बोर ने ही दिए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये नेम ऐसे ही क्यों दिए, KLMN ही क्यों दिए, ABCD क्यों नहीं दिए। अब चूंकि फर्स्ट टाइम इन्हीं ने दिए थे, अब इनके रिस्पेक्ट में वही नाम अब लिखे जाते हैं। वैसे मैं आपको जब आगे बताऊंगा, जब पढ़ाऊंगा ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो उसमें नाम आता इंथोवेन, हु इज नोन एज फादर ऑफ ECG। इन्होंने क्या नाम दिए थे, इन्होंने नाम दिए थे PQRST। अब इन्होंने ये नाम दिए, जब मैं आपको बताऊंगा ब्लड ग्रुप, कार्लन स्टीनर के बारे में चर्चा होगी, तो ब्लड ग्रुप ABO। अब यही नेम क्यों है, क्योंकि इनने पहली बार नाम दे दिए, तो इनके सम्मान में या इनके रिस्पेक्ट में फिर वही अपन मान के चलते हैं। ऑर्बिट्स को नाम दे दिए KLMN। सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, थर्ड पॉइंट इसमें यह बताता है कि ये जो ऑर्बिट्स हैं इनमें होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कैसे सर्कुलर, हिंदी बोलते वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, नील्स बोर ने क्या बोला कि न्यूक्लियस के चारों ओर होते हैं क्या, ऑर्बिट या कक्षाएं। इन ऑर्बिट को नाम क्या दे दिया, KLMN। इन ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, जो कैसे सर्कुलर वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे घूम रहे हैं तो इनकी एनर्जी ना तो बढ़ेगी ना तो कम होगी, क्योंकि घूम रहे हैं केवल, जब तक आप बाहर से इसको एनर्जी नहीं दोगे। जब बाहर से आप एनर्जी दोगे तो कुछ इसमें होगा, वो अगला पॉइंट अपना रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। सपोज यहां पे आप देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन है, यदि मैं इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दूंगा, ऊर्जा दूंगा, सपोज मैंने गर्म कर दिया, तो होगा क्या, ये लोअर एनर्जी स्टेट से कहां पे आएगा, हायर एनर्जी स्टेट में आएगा। और जैसे एनर्जी कम होगी फिर हायर से लोअर में जाएगा। तब आप देखें,
अब मान लो यहां पे इलेक्ट्रॉन था, मैंने इसको एनर्जी दी, तो वो लोअर से यहां से इलेक्ट्रॉन कहां पे आ गया, ये हायर एनर्जी स्टेट में आ गया। और जैसे एनर्जी का अमाउंट कम हुआ, ऊर्जा की मात्रा कम हुई, तो यहां से ये फिर लौट के जाएगा। जब आपने इसको एनर्जी दी तो लोअर से कहां पहुंचा, हायर में, निम्न ऊर्जा कक्षकों से उच्च ऊर्जा कक्षकों में पहुंचा, तो इसको उसने नाम क्या दे दिया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हिंदी में इसी को नाम दिया गया है अवशोषी स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये ऊर्जा को सोख रहा है, अवशोषित कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। और जब ये अपने ऑर्बिट में फिर से पहुंचता है तो ये क्या काम करता है, जो एनर्जी उसने गेन करी उसको छोड़ता हुआ जाता है। किसके फॉर्म में, वेवलेंथ के फॉर्म में, हिंदी बोलते तरंगदैर्घ्य, जिसको अपन करते लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो लैम्डा के फॉर्म में तरंगदैर्घ्य के रूप में ऊर्जा को छोड़ता हुआ जाता है। जब छोड़ता हुआ जा रहा है तो यहां पे इसने नाम क्या दे दिया, एमिशन स्पेक्ट्रम या एमिशन स्पेक्ट्रा, हिंदी में इसको बोलते हैं उत्सर्जी स्पेक्ट्रम। ये इसका अगला पॉइंट हो गया। तो नील्स बोर ने क्या बताया, तो नील्स बोर ने यह बताया कि लोअर से हायर में जाएगा तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देगा, और हायर से लोअर उसमें जाएगा, हायर से लोअर ऑर्बिट में जाएगा तो एमिशन स्पेक्ट्रम ये बनाएगा। ये इसका अगला पॉइंट हो गया। डायग्राम में आप देखें, अब मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पे है तो ये होगी इसकी रेडियस, ये होगी इसकी त्रिज्या। अब इलेक्ट्रॉन यहां पे है तो ये होगी इसकी त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होगी, अलग अलग ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की त्रिज्याएं या रेडियस अलग अलग होंगी। तो इसने क्या काम कर दिया, रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दे दिया। मैंने भी आपको बोला था, ये थे फिजिसिस्ट, आप देखें ये रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दे दिया। और उसमें आप देखें डिटेल, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको यहां से यहां तक लाना है, थर्ड वाले ऑर्बिट से फोर्थ वाले ऑर्बिट में लाना है, तो क्या देनी पड़ेगी आपको, एनर्जी। अब क्वेश्चन ये कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इन्होंने क्या बता दिया, उस एनर्जी को देने के लिए या उस इलेक्ट्रॉन को आगे पहुंचाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी उसको भी ने कैलकुलेट करके बता दिया। तो आप देखें ये है इसका एनर्जी का फॉर्मूला। और इसमें आप आगे देखें, अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है ये अपने एक्सिस पर भी क्या हो रहा है, ये रिवॉल्व हो रहा है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। जब ये घूमेगा तो उसमें क्या पैदा होगा, एंगुलर मोमेंटम, हिंदी बोलते कोणीय संवेग। जब मैं आपको फिजिक्स आपको बताऊंगा, सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा, वृत्तीय गति बताऊंगा, फिर चर्चा करूंगा मैं वहां पे आपको एंगुलर मोमेंटम की। तो यहां पे इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है, तो इसको निकालने के लिए भी इन्हें अपना एक फॉर्मूला दे दिया। देखें यह है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। तो इन सब को जो मैंने आपको यहां पे डिस्कशन किया, मिला के जो दे दिया, इसी को बोलते हैं नील्स बोर पॉस्टुलेट, नील बोर का एटॉमिक मॉडल। अब मैं अब एक एक करके आपको लिंक कर रहा हूं, जो मैंने आपको यहां पे समझाया है वही मैंने पॉइंट यहां पे लिखे हुए हैं शॉर्ट करके। तो यहां पे आप देखें, नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल था ये किसके ऊपर बेस्ड था, ये था बेस्ड प्लैंक के क्वांटम थ्योरी, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के ऊपर ये इनका मॉडल बेस्ड था। अब इनके पॉइंट क्या थे, पोस्टुलेट्स क्या थे, तो फर्स्ट आप देखें, आप स्टेशनरी एनर्जी लेवल, हिंदी में स्थायी ऊर्जा कक्षाएं, सर्कुलर पाथ वृत्ताकार पथ, ऑर्बिट कक्षा। तो इन्हें क्या बोला, इन्हें ये बोला कि जो अलग अलग जो कक्षाएं जो हैं ये कैसी होती हैं, ये वृत्ताकार पथ होती हैं या सर्कुलर में होती हैं, सर्कुलर पाथ में होती हैं। ये जो अलग अलग ऑर्बिट आपको दिखाई दे रहे हैं ये स्टेशनरी एनर्जी लेवल, स्थायी ऊर्जा के कक्षक होते हैं। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होगा इनकी ऊर्जा ना तो अभी बढ़ेगी ना तो घटेगी, तक एक्सटर्नल आप ऊर्जा उसको नहीं देंगे। ये जो दिखाई दे रहे हैं इनको ने बोल दिया क्या, सर्कुलर पाथ को क्या, ऑर्बिट या कक्षाएं। तो ऑर्बिट्स को इन्होंने क्या किया था, पहली बार डिफाइन किया था, किसने, नील्स बोर ने। सेकंड पॉइंट आप देखें, जो भी मैं बात कर रहा हूं, चूंकि ये अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पर भी घूम रहे हैं, तो इसमें कुछ एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग है। तो कोणीय संवेग कितना है, तो उसको निकालने को एक फॉर्मूला दिया था क्या, कि एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। n क्या है, n है नंबर ऑफ ऑर्बिट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। h है प्लैंक कांस्टेंट जिसकी फिक्स वैल्यू होती है, और 2 पाई की वैल्यू आपको पता है। तो यहां से मैं किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकाल सकता हूं। इसमें नीट और आईआईटी क्वेश्चंस करते हैं कि भाई हाइड्रोजन के दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो हाइड्रोजन का कौन सा दूसरा, तो n की वैल्यू होगी 2, h की वैल्यू पता है, 2 पाई की वैल्यू रख के मैं निकाल दूंगा क्या, एंगुलर मोमेंटम। अगला पॉइंट आप देखिए, इसने क्या बताया, एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम, जो मैंने अभी आपको बताया था, अवशोषी और उत्सर्जी स्पेक्ट्रम।
जब इलेक्ट्रॉन यहां है, एनर्जी मैंने दी तो अवशोषी, अब जब यहां से फिर अपनी कक्षा में पहुंचेगा तो उत्सर्जी। आगे आप देखें, बोर रेडियस त्रिज्या को निकालने के लिए इसने एक फॉर्मूला दिया, तो फॉर्मूला क्या था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम ई टू द पावर 2 जेड। एन क्या है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट, एच प्लैंक कांस्टेंट, हिंदी बोलते हैं प्लांक नियतांक, जो फिक्स वैल्यू इसकी 4 पाई की वैल्यू। एम है इसका मास, किसका, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, मास मतलब द्रव्यमान। ई मतलब इसके ऊपर क्या चार्ज कितना है, आवेश कितना है। और जेड है एटॉमिक नंबर, हिंदी बोलते हैं परमाणु क्रमांक। अब जरा गौर से आप देखें, एच इसकी वैल्यू कांस्टेंट, यदि मैं इन सब की वैल्यू को रख दूं यहां पे, इन सब का मान कैसा है, ये कांस्टेंट नियत मान है, इसको मैं यदि रख के सॉल्व करूं तो निकल के आता है 0.53 एन स्क्वायर जेड। तो ये हो गया इसका रेडियस निकालने का फॉर्मूला। ट्रिपल ई और नीट वाले क्वेश्चन यहां से करते हैं, वो क्या बोलेंगे कि भाई हाइड्रोजन के सेकंड वाले ऑर्बिट दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी रेडियस क्या होगी, तो दूसरी कक्षा, तो एन की वैल्यू में क्या रखूंगा 2, और ये क्या है एटॉमिक नंबर, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो यहां से मैं कैलकुलेट करूंगा, जो वैल्यू निकल के आती है वो होती है क्या, एंगस्ट्रॉम में। तो अपने को केवल इतना याद रखना है अपने एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन्होंने, बोर ने एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या को निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया। यदि आप याद कर पाए तो अच्छा है, नहीं तो लाइन में भी आप इसको लिख सकते हैं। अगला आप देखें, जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कशन किया था एनर्जी का, कि भाई इसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए भी एक फॉर्मूला दिया। वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला ये था। अब इसमें भी आप देखें, ये फिक्स क्वांटिटी है, ये निश्चित राशियां हैं। यदि अपन ने यहां इसको रख के सॉल्व किया तो आंसर मिलता है 13.6, वो भी माइनस में। अब इस माइनस को आप भूल जाएं, जेड स्क्वायर एन स्क्वायर। यहां से हायर एग्जाम क्वेश्चन करते हैं, उन्होंने बोला कि हाइड्रोजन के पहले वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना है तो कितनी एनर्जी लगेगी। तो हाइड्रोजन है तो एटॉमिक नंबर हो गया उसका 1, तो पहला वाला ऑर्बिट कक्षा कौन सी, पहली, तो यहां भी 1, तो कितनी एनर्जी लगेगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये माइनस ये क्या बता रहा है, आपने तो पढ़ा होगा एनर्जी कभी भी माइनस में नहीं होती है, मगर यहां तो एनर्जी माइनस में है। तो ये माइनस साइन ये बता रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन को या इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, रिक्वायरमेंट बता रहा है, ना कि एनर्जी को बता रहा है कि ये नेगेटिव में है। ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट बता रहा है कि इसमें इतनी एनर्जी चाहिए, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और यहां पे किसमें, एंगस्ट्रॉम में। जब मैं फिजिक्स आपको बताऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको वेवलेंथ, हिंदी बोलते तरंग दैर्घ्य, तो तरंग दैर्घ्य को मेजर किया जाता है एंगस्ट्रॉम में। यहां से क्वेश्चन ये बन गया है। आगे इसमें आप देखें, अगला पॉइंट क्या था, इनके जो ऑर्बिट्स हैं, इन ऑर्बिट्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जो अभी मैंने आपको बताया। और जो डिफरेंट ऑर्बिट है, अलग अलग कक्षाएं हैं, इनके नाम क्या है, के एल एम एन, जिनकी वैल्यू क्या है 1 2 3 4 बढ़ती जाएगी। तो ये था नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल। जल्दी से मैं आपको डिस्कशन कर देता हूं। देखें आप मेरी तरफ आप ध्यान दें, इसने 3 फॉर्मूले दिए, पहला एनर्जी निकालने का, दूसरा रेडियस निकालने का, और तीसरा एंगुलर मोमेंटम निकालने का। तो 3 पॉइंट अपने को ये याद हो गए। अगला इसने क्या बोला, ये न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है, ऑर्बिट्स हैं। इन ऑर्बिट्स किसने क्या दे दिए, नाम दे दिए। इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नीचे से ऊपर जाएगा, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, तो एब्जॉर्प्शन अवशोषी स्पेक्ट्रम, और हायर से लोअर में आएगा तो एमिशन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जी स्पेक्ट्रम। तो ये इसके क्या थे, पॉइंट थे। अब हालांकि जब नील्स बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया तो उसके बाद भी तो मॉडल आए, तो उसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ इसमें कमी रही है। तो कमी क्या रही है, तो यहां पे आप देखें, नील्स बोर ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया तो इस मॉडल में भी कुछ ना कुछ कमियां रही हैं, तभी तो आगे की मॉडल भी आए, मॉडर्न थ्योरी भी आई। तो सबसे पहली कमी क्या थी, इसका ये मॉडल जो था ये उसके लिए बिल्कुल सही बैठता था जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, जिसका परमाणु क्रमांक 1 है, या उसमें क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसकी लिमिटेशन या सीमा है। तो नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल केवल उन तत्वों, उन एलिमेंट्स के लिए सही है जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, केवल 1। तो पहली कमी इसकी ये थी। दूसरी कमी क्या थी, तो ये जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, हिंदी में से लिखा जाता है जीमैन और स्टार्क। तो ये जीमैन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव को नहीं समझा पाया। अब ये कौन सी बला है, जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, जरा आप समझिए।
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो है, यदि वो चुंबकीय क्षेत्र में, यदि वो मैग्नेटिक फील्ड में उसको आप लगाओ फैल जाए तो उसको बोला जाता है जीमैन इफेक्ट। यही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, यदि मैं विद्युतीय क्षेत्र लगाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं यहां पे और उसमें ये फैल जाए तो उसको बोला जाता है स्टार्क इफेक्ट। तो आपको तो एक लाइन याद रखनी है कि जीमैन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव को ये नहीं समझा पाया, या जीमैन इफेक्ट या स्टार्क इफेक्ट को ये नहीं बता पाया, और ये केवल उनके लिए सही था जिनमें केवल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये था नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने इसको समझाने का भरसक प्रयास किया है। तो अपने एग्जाम में कई बार आ जाता है नाम से कि नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल क्या है। तो यदि आपको ये याद भी ना हो तो बस एक लाइन में आप लिख सकते हो कि रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला दिया या एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला दिया, और याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी मैंने इस डायग्राम के थ्रू आपको बता ही दिए। और मेंस में जब भी लिखने को आएगा आप डायग्राम जरूर बनाएंगे। डायग्राम को देख के ही मैंने सारे पॉइंट इसको क्या किए हैं, बताए हैं। तो डायग्राम बहुत काम का हो जाता है। अब चूंकि कमी इसकी भी आ गई तो कहीं ना कहीं अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरे खत्म नहीं हुए हैं। तो आगे अगले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, परमाणु का आधुनिक सिद्धांत। यहां से ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे यहां पे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।